A very good afternoon to all of you. Today we will see a typical floor plan for glass line for small volume parental preparation and large volume parental preparation. तो यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं वो ये चीज़ है कि जो फ्लोर प्लान है ग्लास लाइन जो स्मॉल वॉल्यूम प्रिपरेशन के लिए और लार्ज वॉल्यूम प्रिपरेशन के लिए कि वो कैसे होना चाहिए, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए. सो दिस इज़ द टिपिकल लेआउट फॉर ग्लास लाइन स्मॉल और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशन. सो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन जो है ये, तो ये जो इतना जो ब्लैक कलर से इन्होंने डिनोटेड किया है ये पूरा असेप्टिक एरिया, हम इसको कहेंगे कि ये असेप्टिक एरिया है पूरा, जितना भी ब्राउन कलर में डिनोटेड किया गया है यहाँ पे. और नेक्स्ट वन दैट इज़ हैच. हैच मीन्स जैसे कि आपने बिग बाज़ार में देखा होगा कि जो पाइप्स होते हैं जो एयर को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस तरह के हैच होते हैं वो. तो ये इंडस्ट्री में भी हम इसी तरह के हैच यूज़ करते हैं. और जो सेकंड वन है वो क्या है, कन्वेयर बेल्ट. कन्वेयर बेल्ट मतलब वो जो बेल्ट होता है वो जो हमारा फर्निश्ड प्रोडक्ट होता है, जो फाइनल डिज़ायर प्रोडक्ट होता है वो वहाँ से उसके ऊपर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं. तो ये इसका हम आज प्लान देखने वाले हैं. उसके अंदर उसको पहली चीज़ जो हम इसमें देखेंगे वो ये है कि सबसे पहले तो ये प्लान में कॉरिडोर एरिया है, यहाँ से हम इंटर होंगे. और इंटर होने के बाद में ये GQ एरिया और FGGQ एरिया, मतलब ये जो दो एरिया है वो ये एक पर्टिकुलर जेंट्स के लिए है और ये एक लेडीज़ रूम है और ये एक जेंट्स रूम है. उसके बाद में जो फर्स्ट है वो जब पर्सन मतलब कैसा होना चाहिए, जो लेआउट है प्रिपरेशन के लिए वो कैसा होना चाहिए. तो उसको जैसे मतलब ये एक फैक्ट्री का लेआउट है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो पर्सन है वो भी इंटर होगा. इंटर होने के बाद में वो ये चेंज रूम है. सबसे पहले चेंज रूम में वो चेंज करेगा. चेंज करने के बाद में वो एयर लॉक रूम में जाएगा, जो कि फर्स्ट एयर लॉक है. फर्स्ट एयर लॉक जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था, एयर लॉक मतलब यहाँ पे फैसिलिटी रहेगी उसको उसके हैंड और फीट वॉश करने के लिए. और फिर वो वॉश करके यहाँ पे फर्स्ट रूम के अंदर वो क्या करेगा कि सबसे पहले तो जो एयर लॉक रूम है वो क्या है कि एयरलॉक रूम इज एन एंट्री सेक्शन ऑफ असेप्टिक एरिया कंप्राइजिंग इंक्रीज इन एयर वेलोसिटी. मतलब ये एंट्री सेक्शन होता है असेप्टिक एरिया में इंटर करने के लिए. तो इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो एयरलॉक रूम है वो जो एयर होती है वहाँ पर उसकी वेलोसिटी एज़ कम्पेयर टू बाहर के एटमॉस्फेयर से वो ज़्यादा होती है. और उसके अंदर जो पहला एयरलॉक रूम है वहाँ पर हम जो पर्सन इंटर होगा वो वहाँ पर उसके जो हैंड्स है वहाँ पर फैसिलिटी होती है कि वो उसका फेस और जो हैंड्स है वो वॉश करे और एप्रॉन वगैरह वहाँ पर वेयर कर सके. और जो दूसरा रूम होता है, तो जो दूसरा एयरलॉक रूम होता है वहाँ पर फैसिलिटी होती है कि वो उसको वहाँ पर वो चेंज कर सकते हैं अपने जो क्लोथ्स है, वहाँ पर उसको स्टाइल गारमेंट वेयर करने के लिए देते हैं उसको वहाँ पे. फिर जो अपने गम ग्लोव्स होते हैं वो यहाँ पे इसको पहनने को, और जो कैप होती है वो यहाँ पे उसको पहनने को मिलती है. और जो थर्ड वाला जो रूम होता है वो क्या होता है कि वो एक पैसेज होता है जहाँ पर हम एयर लॉक से जो एंट्री है फिलिंग रूम के अंदर वहाँ पर हम एंट्री कर सके. दिस इज़ टिपिकली वर्किंग रूम और वॉकिंग रूम टू इंटर इनटू द नेक्स्ट एरिया. और एसेप्टिक एरिया मतलब एसेप्टिक एरिया में इंटर करने के लिए ये एक पैसेज होता है कि हमको इसको वॉक करके यहाँ पे इंटर होना है. तो और ये बीच में एयर शावर है. एयर शावर मतलब लेमिनार एयर फ्लो, जहाँ से हमको जो भी हमारे ऊपर बैक्टीरिया वगैरह रहेगा वो सब यहाँ पे फिर निकल जाएगा. वहाँ से फिर हम एंट्री होंगी हमारी फिलिंग रूम के अंदर. फिर यहाँ से हम एंट्री करेंगे पूरा असेप्टिक एरिया के अंदर. असेप्टिक एरिया में एंट्री करने के बाद में यहाँ पे ये जो रूम है ये मिक्सिंग एंड फिल्ट्रेशन रूम है. यहाँ पे हम जो हमारे इंग्रेडिएंट है उसको मिक्स करेंगे वहाँ पे. फिर उसको मिक्स करने के बाद उसको फ़िल्टर वगैरह जो भी उसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे करने के बाद उसको फिलिंग, प्लगिंग और फिर उसके बाद सीलिंग. उसके बाद में ये इस तरह के जो भी प्रोडक्ट को मतलब जैसे कि एक बार प्रोडक्ट बैच पर आया तो उसके बाद में उसको सबसे पहले फ़िल्टर करके उसको फिल करते हैं. फिल करने के बाद में उसको फिर से फिल्ट्रेशन करते हैं. फिल्ट्रेशन करने के बाद में उसको फिल करते हैं अपना कंटेनर के अंदर. फिर कंटेनर में फिल करने के बाद में प्लगिंग या फिर उसको हम सीलिंग करते हैं. फिर सीलिंग करने के बाद में वो जो फर्निश जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको कन्वेयर बेल्ट की मदद से वो बाहर निकलता है. फिर उसका ऑटोक्लेव होता है. ऑटोक्लेव होने के बाद में फिर वो डिस्टिलेशन प्लांट और स्टीम प्लांट रहेगा. फिर उसके बाद में ये यहाँ पर जो सपोर्टिंग रूम है यहाँ पे जो उन्होंने बताया
वो है कंटेनर रूम, जहाँ पर हम हमारे जो कंटेनर है उसको यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। फिर जो ब्रशिंग एंड वॉशिंग है, मतलब ये ऐसे देखो, सबसे पहले जो रूम हुआ उसके बाद में उसको डिस्टिलेट करेंगे स्टीम प्लांट से, इसके बाद में उसको हीट ड्राइंग और रोटेटरी रिंस करेंगे। फिर उसके बाद में उसको ब्रशिंग वॉशिंग, फिर उसके बाद में कंटेनर रूम, जहाँ पर उसको जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम वेयर करके रखेंगे, उसको वहाँ पर हम स्टोर करके रखेंगे। तो ये इस तरह का टिपिकल लेआउट है फॉर, और ये प्रीमिसेस है फॉर विच पर्सनल और it's an office. So these are the typical plan for glass line for small volume and large volume parental preparation. The next one is a typical floor plan for plastic line. जो पहले हमने देखा वो किसके लिए था, वो ग्लास लाइन के लिए था, और इसमें क्या है कि ये प्लास्टिक के लिए है। तो इसमें फर्स्ट क्या है कि ये इसमें जो ये जो है ये असेप्टिक एरिया है पूरा, ये जो यहाँ पर उन्होंने बताया है, तो ये इसमें असेप्टिक एरिया है पूरा ये वाला। तो इसमें उन्होंने दो तरह से रूम दिए, एक तो चेंज रूम फॉर फीमेल, चेंज रूम फॉर मेल। सो इन दैट फर्स्ट सेम है दोनों भी, लेकिन जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा कि एयरलॉक्स रूम रहेंगे, तो उसी तरह से इसमें भी एयरलॉक्स रूम रहेंगे। दैट इज़ वन, यहाँ पर उसके मतलब हैंड वगैरह वॉश करेगा। सेकंड रूम के अंदर वो गारमेंट चेंज करेगा। फिर तीसरा रूम जो है वो पैसेज है, जो उसको असेप्टिक एरिया या फिर फिलिंग रूम से कनेक्ट करेगा। और ये जो है यहाँ पे ये लेमिनार एयर फ्लो, जो वहाँ पर हमने देखा था एयर शावर, तो इसी तरह का यहाँ पर भी लेमिनार एयर शावर यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद में रिमोटली रूमली 1 फॉर स्मॉल वॉल्यूम फिलिंग रूम एंड रूमली 2 फॉर फिलिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स। यहाँ पे कैसे कि स्मॉल वॉल्यूम का एक अलग सेक्शन रहेगा, और जो लार्ज वॉल्यूम है उसके सेक्शन जो है वो अलग रहेंगे, दोनों भी सेम ही रहेंगे। मिक्सिंग एंड फिल्ट्रेशन रूम, मिक्सिंग एंड फिल्ट्रेशन रूम। फिर उसके बाद में IPQC रूम। IPQC रूम मतलब इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल रूम। ये एक ऐसा रहेगा इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल रूम कि जिसके अंदर जो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जो कोई भी प्रोडक्ट हमको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको हमको डायरेक्टली हम उसको यहाँ पर उसकी टेस्ट कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं वो सेफ़ है या नहीं। उसकी क्वालिटी कंट्रोल की हम उसकी जो क्वालिटी है उसको हम चेक यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये जो यूनिट है लास्ट में वो डिस्टिलेशन एंड स्टीम यूनिट। यहाँ पे मतलब जो वाटर रहेगी या फिर जो प्रिपरेशन रहेगा वो यहाँ पर डिस्टिल होगा। फिर उसके बाद में ये जो रूम है ये प्लास्टिक ग्रैन्यूल स्टोर है, जिसके अंदर जो प्लास्टिक के जो ग्रैन्यूल है या फिर जो फिर उसकी जो बॉटल बनेगी प्लास्टिक की, तो इस तरह के जो रॉ मटेरियल आएगा प्लास्टिक का वो यहाँ पर इंटर करके रखेंगे हम उसको। फिर उसके बाद में उसका फिलिंग होगा। फिलिंग होने के बाद लार्ज वॉल्यूम और फिर स्मॉल वॉल्यूम। फिर फिलिंग होने के बाद में ये कन्वेयर बेल्ट है, जो कि कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से वो मैन्युफैक्चर होने के बाद में या फिर फर्निश प्रोडक्ट जो है डिज़ायरेबल प्रोडक्ट वो हमारा यहाँ से बाहर इंटर होगा। फिर यहाँ पे इंटर होने के बाद में ये हैंडलिंग एरिया यहाँ पे फिर क्या होगा कि इसको फिर से हम स्टेरिलाइज़ करेंगे। ये स्टेरिलाइजर से इसकी मदद से हम इसको स्टेरिलाइज़ करेंगे, और फिर जो प्रोडक्ट है हमारे स्टेरिलाइज होने के बाद में वो कॉरिडोर की हेल्प से QC लैब में जाएंगे। QC लैब में फिर क्या होगा कि QC लैब में उसको हम फिर से चेकअप करेंगे कि जो उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, जो भी उसकी क्वालिटीज़ है, जो जैसे कि उसकी टेस्ट लीक टेस्ट या फिर पायरोजन टेस्ट या फिर लाल टेस्ट या फिर जो जितनी भी केमिकल स्टेबिलिटी टेस्ट है वो हम यहाँ पे उसकी परफॉर्म करेंगे कि ये जो फिर उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये रेडी टू सेल है या नहीं। तो हम इसके बाद में टेस्ट देखेंगे कि जो नेक्स्ट जो टेस्ट है दैट इज़ फिनिश प्रोडक्ट इवेल्युएशन टेस्ट, जो मतलब हम क्वालिटी कंट्रोल रूम के अंदर करने वाले हैं। सो इन दैट न्यूमरस टेस्ट लिस्टेड इनटू द टेस्ट प्रोटोकॉल एज आर परफॉर्म which may be official as per pharmacopoeia and developed in house. Evaluation is done in 3 categories, that is physical, chemical and microbiological. तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा हमारा उसका जो हम इवेल्युएशन करेंगे वो कैसे करेंगे, एक तो फिजिकल, जो उसका फिजिकल टेस्ट करेंगे। फिजिकल टेस्ट मतलब उसका हम देखेंगे कि उसमें इज़ देयर एनी सॉलिड पार्टिकल्स अवेलेबल इन द प्रिपरेशन और नॉट, और लीकिंग टेस्ट और फिर केमिकल टेस्ट करेंगे उसके बाद में। फिर उसके बाद में third one is microbiological test. So in that first, that is physical test, in that the first that we will be perform is leak test. In that
The entire ampules are kept in vacuum pump unit under the negative pressure. Leaked ampule contain oozes out. Then the ampules are submerged into the dye solution of 1% methyl blue completely, and the dye solutions enters the leak ampule, which turns the color of product blue. Such ampules are ejected from the batch. मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारी एम्प्यूल्स है, जो फाइनल्स एम्प्यूल्स है, उसको क्या करते हैं हम कि उसको हम डिप करके रखते हैं 1% मिथिल ब्लू के सॉल्यूशन में। इससे क्या होगा कि अगर जो एक एम्प्यूल्स है अगर वो लीक है, अगर उसमें किसी तरह का लीकेज है, तो वो क्या होगा कि जो एम्प्यूल्स है वो इंटर करेंगी अंदर एम्प्यूल्स के, और जो कलर है फिर हमको उसका पार्टिसिपेट अंदर उसका जो पार्टिसिपेशन होगा वो हमको देखने को मिलेगा कहाँ पर, उस एम्प्यूल के अंदर। तो ये इस तरह की टेस्ट है जो डिटेक्ट करेंगे, फिर हम उसकी बेसिस पर डिटेक्ट करेंगे कि कौन सी जो एम्प्यूल्स है वो यहाँ पर अपनी लीक है और कौन सी नहीं है। द सेकंड वन इज क्लैरिटी टेस्ट। इन दैट पर्टिकुलर मैटर इन द सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ मोबाइल रैंडमली स्कैटर्ड सब्सटेंस अदर दैन द ग्लास बबल्स। इंजेक्टेबल सॉल्यूशन शुड इसेंशियली बी फ्री फ्रॉम विजिबल पर्टिकुलेट मैटर। मतलब इस तरह की जो टेस्ट है क्लैरिटी टेस्ट, तो हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो हर तरह के विजिबल पर्टिकुलेट मैटर से फ्री होना चाहिए। उसमें किसी तरह का मैटर हमको दिखना नहीं चाहिए, उसमें किसी तरह की मतलब पर्टिकुलेट या फिर कोई किसी भी तरह का मैटर हमको वहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें हमको दिखना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम इसको ये कैसे डिटेक्ट करेंगे, द कंटेनर्स आर एक्सपोज टू वाइट एंड ब्लैक मीडिया अंडर एडिक्वेट लाइट टू सी द ब्लैक एंड वाइट पार्टिकल्स रिस्पेक्टिवली। मतलब इस टेस्ट में हम क्या करेंगे कि जो हमारी बॉटल्स है उसको हम एक ब्लैक बैकग्राउंड के पीछे या फिर वाइट बैकग्राउंड के सामने रखेंगे, और उसको हम एक अप्रोप्रिएट लाइट वहाँ पे उसको प्रोवाइड करेंगे। तो जिसकी मदद से हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो वाइट बैकग्राउंड रहेगा उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो ब्लैक जो भी पर्टिकुलेट हो गए या फिर जो पर्टिकुलेट मैटर्स होंगे उसके अंदर हमारी सॉल्यूशन में वो हमको दिख जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, जो हमारे ब्लैक कलर के मैटर रहेंगे वाइट मीडिया के अंदर। और ब्लैक मीडिया के अंदर क्या होगा कि जो वाइट कलर के मैटर्स होंगे वो हमको क्लियरली विजिबल देखने को मिलेंगे अगर इफ़ देयर इज़ एनी प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। इसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे अगर यहाँ पे मैटर्स जो है वो या फिर पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है सैंपल के अंदर, तो हम उसको फिर रिजेक्ट कर देंगे, उसको फर्दर इवेलुएट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में हम उसका केमिकल टेस्ट करेंगे। केमिकल टेस्ट के लिए जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि हमको उसका पीएच देखना है, उसका लिमिट टेस्ट करनी है, उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग लेवल जो है, जो ऑक्सीडेशन की जो लेवल्स है उसकी, उसको हमको मॉनिटर करना है एज़ पर द मोनोग्राफ इन फार्माकोपिया। जो भी फार्माकोपिया ने उनकी जो मेथड्स दी है उसकी बेसिस पे हमको उसको चेक करना है। उसके बाद में माइक्रोबियल जो टेस्ट है वो कौन कौन सी है, अच्छा केमिकल में कौन कौन सी है, पीएच, लिमिट टेस्ट और एंटीऑक्सीडेंट टेस्ट विच इज़ डिस्कस्ड इन फार्माकोपिया। और माइक्रोबियल टेस्ट कौन कौन सी है, दैट इज़ इंजेक्टेबल डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी, मस्ट बी क्वालिफाई SAL, that is sterility assurance level. Hence to ensure SAL, that is sterility assurance level, स्पेशली स्टेरिलिटी एंड पैरोजन टेस्ट आर परफॉर्म। मतलब जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन जो टेस्ट है जिसके मतलब इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा सैंपल है उसमें किसी तरह की माइक्रोबियल कंटेमिनेशन प्रेजेंट है या नहीं, ये देखने के लिए हम इस तरह की टेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी दो मेन टेस्ट है, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ स्टेराइल टेस्ट एंड द सेकंड वन इज़ पैरोजन टेस्ट। तो स्टेराइल टेस्ट है हम उसके अंदर क्या करते हैं कि जो इट इंश्योर द स्टेरिलिटी स्टेटस ऑफ अ प्रोडक्ट, but instead of on each and every pack it is performed on sample pack from the batch. The product is being tested, filtered through membrane filter which is then transferred into the sterile medium। मतलब इसमें ऐसे कहा है कि जो ये जो टेस्ट है स्टेराइल टेस्ट की, तो यहाँ पे हम ये जो टेस्ट है वो उन्होंने बोला है कि जो जब सैंपल ड्यूरिंग द सैंपल जब जो सैंपल हम फिल करने वाले हैं तो उसको स्टेराइल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको चेक करने के लिए कि वेदर द सैंपल इज स्टेराइल और नॉट, द प्रोडक्ट इज़ बीइंग टेस्टेड फिल्टर थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर। जो प्रोडक्ट रहेगा हमारा उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट है जो हमको फील करना है, जो हमारा प्रिपरेशन है उसको सबसे पहले हम फ़िल्टर करेंगे फिल्टर मीडिया के थ्रू
फिर विच इज़ देन ट्रांसफर इनटू स्टराइल मीडिया एंड इंक्यूबेटेड एट डिफाइंड टेम्परेचर। फिर उसको हम क्या करेंगे कि जो अगार प्लेट होती है, जो मीडिया होता है, उसके ऊपर हम उसको स्टराइल मीडिया के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे और उसको इंक्यूबेट करेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर और पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर। और उसके बाद में अगर वहाँ पर हमको माइक्रोबियल की जो ग्रोथ, अगर माइक्रोबियल कंटामिनेशन है तो वहाँ पर माइक्रोब्स की हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और अगर नहीं है तो नहीं देखने को मिलेगी। तो इसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। ये हम किस पे डिपेंड रहेगी, द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसके अंदर हम एडिटिव्स डाल सकते हैं लाइक एंटी माइक्रोबियल एंड सर्टन ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक एंड सल्फोनामाइड्स में प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट्स। मतलब अगर इसमें जो हमारी एडिटिव्स अगर हमने डाला है सैंपल्स में, तो जैसे कि सल्फोनामाइड और एंटीबायोटिक, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारे रिजल्ट पे अफेक्ट करेंगे। ड्यू टू दिस द इफेक्ट ऑफ such substance antagonized by doing dilution and using penicillin as PABA respectively। मतलब इसके लिए क्या होगा कि अगर हम जो एंटीबायोटिक अगर यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे किल हो जाएगा, और हमको ये देखने को नहीं मिलेगा कि उसमें किसी तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रेजेंट है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एडिटिव्स हैं उनको हम डाइल्यूशन में उसको यूज़ करते हैं, मतलब उसको हम डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने की बेसिस पे क्या होता है कि हमारे जो रिजल्ट है वो हमको फिर एफिशिएंटली सही देखने को मिलती है। और ये जो टेस्ट है, द प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट इज़ परफॉर्म बाय स्ट्रिक्टली अडॉप्टिंग असेप्टिक टेक्निक अंडर लेमिनार फ्लो और एयर बेंच इन स्टेराइल एरिया। और ये जो टेक्निक हम करने वाले हैं ये एक स्ट्रिक्ट कंडीशन के अंदर एक लेमिनार एयर फ्लो और पूरी जितनी भी हम प्रोसीजर करने वाले हैं, जितनी भी स्टेप्स हम करने वाले हैं, ये असेप्टिक टेक्निक्स को मेंटेन करके और अंडर लेमिनार फ्लो के अंदर ही हमको इसको करना है। और जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ पायरोजन टेस्ट। तो पायरोजन टेस्ट हम क्यों डिटेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो पायरोजन है क्या यहाँ पे? सो पायरोजन्स आर द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ लिविंग और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पायरोजन्स क्या है कि ये एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है किसके? लिविंग या फिर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। केमिकली पायरोजन्स आर लिपोपॉलीसैकेराइड्स विच कॉज राइज इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब पायरोजन एक ऐसी चीज़ है जो कि मेटाबोलाइट है लिविंग या फिर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस लिए कि वो बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। तो वो हमारी बॉडी वो उस प्रिपरेशन में है या नहीं, तो ये देखने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं पायरोजन टेस्ट। सो इन दैट as per IP there is a two test for determination of pyrogen. In that the first one is preliminary test and the second one is main test. In that the first one is it is also known as sham test. जो पहिली टेस्ट आहे, जे पहिली टेस्ट आहे त्याला आपण sham test पण म्हणता आणि ते रॅबिटवर कॅरी आउट केली जाते, which are used for pyrogen test for the first time in the animal, not used for various 2 weeks। मतलब ये जो टेस्ट है ये ऐसे एनिमल्स पर या ऐसे रैबिट्स पर हम यूज़ करेंगे जो कि जिसको जो प्रीवियस 2 वीक्स से वो उनको किसी तरह की उनको हमने ट्रीटमेंट दी नहीं है। मतलब उनको जो एनिमल्स हम स्टडी के लिए लेने वाले पायरोजन टेस्टिंग के लिए, उनको मतलब 2 हफ्ते से उनको उन पर किसी तरह की ट्रीटमेंट नहीं की हुई। ऐसे एनिमल्स हमको या ऐसे रैबिट्स हमको यूज़ करना है। और फिर it is performed for 1 to 3 days by giving a warm solution of either saline water or sterile water for injection or sterile saline at the dose of 10 ml per kg body weight। मतलब ये जो टेस्ट है हमको वो 1 से 2-3 दिन तक की हमको इसको कैरी आउट करनी है। और इस टेस्ट में हम क्या करेंगे कि वार्म सलाइन सॉल्यूशन देंगे, उसका डोज क्या रहेगा 10 ml per kg body weight and recording of body temperature prior of 90 minutes for 3 hours is done। मतलब हम इसको क्या करना है, फिर हमको यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमको अगर यहाँ पे टेस्ट करना है कि वेदर इट इज़ पायरोजन, वेदर इट इज़ एनी प्रेजेंस ऑफ पायरोजन इन द सैम्पल और नॉट। सो फॉर दिस हम क्या करेंगे कि जो टेस्ट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एनिमल्स हैं उनका हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे, और फिर रिकॉर्ड करने के बाद में अगर वो टेम्परेचर नॉर्मल है तो उसके बाद हम हमारा सलाइन सोल्यूशन देंगे। फिर सलाइन सोल्यूशन देने के बाद में 3 आवर्स
लेटर दैट इज़ 90 मिनट लेटर वी चेक देयर इज़, अगर फिर हम 3 घंटे के बाद में चेक करेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर में राइज है या नहीं। जो हमने प्रीवियसली टेम्परेचर चेक किया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पर 36 था टेम्परेचर हमारा जब हमने नोट किया था, फिर हमारा सैंपल देने के बाद में रैबिट को किसी तरह का वहाँ पर फिर राइज होता है क्या टेम्परेचर में, ये हमको देखने को यहाँ पर हम इसको देखेंगे। अगर उसका जो टेम्परेचर है वो 0.6 और मोर देन इट इज़ नॉट यूज फॉर द टेस्ट, मतलब अगर जो सैंपल्स है उन्होंने जो डिफरेंस बताया, जैसे कि मतलब पिछला जो हमने मतलब सैंपल्स देने से पहले जो टेस्ट था, जो हमारा टेस्ट सब्सटेंस था, जो रैबिट ने जो एनिमल्स का जो रैबिट है उन्होंने जो टेम्परेचर बताया वो फॉर एग्जांपल 36 था, लेकिन टेस्ट देने के बाद में जो हमारा टेस्ट कंपाउंड है या फिर टेस्ट प्रिपरेशन है वो देने के बाद में उसका टेम्परेचर 0.6 इंक्रीज़ हो गया, तो हम उसको फर्दर टेस्ट नहीं करेंगे। मतलब हम यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि ये इसमें पायरोजन प्रेजेंट है। और जो मेन टेस्ट हम उसके बाद में वो कैसे करेंगे, इट इज़ परफॉर्म इनिशियली ऑन द ग्रुप ऑफ 3 रैबिट्स। मतलब ये जो टेस्ट है इसमें हम 3 ग्रुप रहेंगे रैबिट में, दे आर प्लेस्ड इनटू एनिमल होल्डर, और एक तरह का एनिमल होल्डर होता है, उसके अंदर हम उसको प्लेस करेंगे और जो थर्मोमीटर है या प्रोब है वो हमको इंसर्ट करना है उस रैबिट के रिएक्टर में। फिर हम उसका टेम्परेचर नोट करेंगे कि उस जो एनिमल का टेम्परेचर है वो 38 रहेगा। फिर उसके बाद में जो हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो टेस्ट सैंपल है हम उसको इंजेक्ट करेंगे कहाँ पर, ईयर मार्जिनल वेन के अंदर ऑफ द रैबिट। मतलब ईयर मार्जिनल वेन में हम फिर पहले हम उसकी रिकॉर्डिंग नोट करेंगे कि हमको जो टेम्परेचर है वो कितना है उसका रैबिट का। फिर हम उसकी बेसिक, फिर हम अगर टेम्परेचर नॉर्मल है फिर हम क्या करेंगे कि जो उसकी जो ईयर है तो ईयर की मार्जिनल वेन में हम हमारा सैंपल इंसर्ट करेंगे। एंड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल टेम्परेचर इज़ रिकॉर्डेड। मतलब ड्रग एडमिनिस्टर या फिर जो सलाइन वो सोल्यूशन हम एडमिनिस्टर करने वाले उसको एडमिनिस्टर करने से पहले हमको उसका इनिशियल मतलब बॉडी टेम्परेचर नोट करना है, और इसी की बेसिस पे हम फिर कैलकुलेट करेंगे कि हमारा टेम्परेचर राइज हुआ है या नहीं। तो इन द एट फर्स्ट विच इज़ द मेन टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट 60 and 90 मिनट इज़ रिकॉर्डेड। फिर हमको उसको 3 आवर तक के टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करना है इंटरवल के अंदर 30 मिनट के। मतलब 3 घंटे में हमको उसका 30 मिनट का इंटरवल ले लेके जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड करते जाना है कि जो टेम्परेचर है उसमें राइज हो रहा है या नहीं। द मैक्सिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, देन फाइनली द रिस्पॉन्स इज कैलकुलेटेड बाय इंटरैक्टिंग द इनिशियल टेम्परेचर फ्रॉम मैक्सिमम टेम्परेचर बाय द एनिमल आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द टेस्ट सोल्यूशन। मतलब ये जो टेस्ट है ओवरऑल वो कैसी है कि इसके अंदर हमको 3 एनिमल के ग्रुप लेना है। 3 एनिमल के ग्रुप लेने के बाद में हम उसको एनिमल होल्डर में रखेंगे। फिर एनिमल होल्डर में उसको रखने के बाद में उसके रिएक्टर में सबसे पहले हमको ड्रग देने से पहले उसके रिएक्टर में हमको जो है वो थर्मोमीटर या फिर प्रोब डाल के सबसे पहले हम टेम्परेचर चेक करेंगे एनिमल्स का कि उसका बॉडी टेम्परेचर कितना है। अगर वो नॉर्मल है तो फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ड्रग है या फिर जो हमारा टेस्ट सैंपल है हमको उसकी ईयर की मार्जिनल वेन के अंदर उसको इंसर्ट करना है। फिर इंसर्ट करने के बाद में हमको उसको 3 घंटे तक के ऑब्जर्व करना है 30-30 मिनट के इंटरवल के अंदर। और अगर हमको किसी तरह का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ देखने को मिलता है तो फिर हमको उसको कैलकुलेट करना है इनिशियल टेम्परेचर से, मतलब ऐसा टेम्परेचर जो हमने पहले डिनोट किया था सैंपल देने से पहले, उससे हमको कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ है या नहीं। अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ है तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट जो है वो इसमें प्रेजेंस है पायरोजन का, और फिर हम उसको फर्दर इवेलुएट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में कौन सी टेस्ट है एक और, दैट इज़ लाल टेस्ट। लाल मीन्स लेम्यूलस एमीबियोसाइट लाइसेस। इसका फुल फॉर्म क्या है, लेम्यूलस एमीबियोसाइट लाइसेट। लेम्यूलस मीन्स ये एक जीनस है हॉर्स का, हॉर्स शू क्रैब का। क्या है ये, जीनस है हॉर्स शू क्रैब का। उसके बाद में एमीबियोसाइट की मीनिंग क्या हुए, ब्लड, दैट इज़ ब्लड सेल्स। और लाइसेट की मीनिंग क्या हुए, दैट इज़ ब्लड विच वी विल एक्सट्रैक्ट। सो इन दैट ये एक इन विट्रो टाइप का ऐसे है जिसको हम सेल के ऊपर परफॉर्म करते हैं टू डिटेक्ट द पायरोजन एंड बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये एक ऐसी टेस्ट है जो कि पायरोजन और पायरोजन निगेटिव बैक्टीरिया डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं।
अगर यहाँ पर किसी तरह का बैक्टीरियल पायरोजन या फिर एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है, एंडोटॉक्सिन बोले तो ये एक आउटर मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। अगर इस तरह की टेस्ट करने के बाद में, इस तरह ये जो टेस्ट हम करते हैं इसमें क्या होता है कि जब हम हॉर्सशू क्रैब के लीम्यूरस के ऊपर जब हमारा सैंपल डालते हैं और वहाँ पर अगर वो किसी तरह का कोगुलेशन फॉर्म करता है, वो कोगुलेट हो जाता है वहाँ पे, अगर वो विस्कस हो जाता है या फिर क्लॉट हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे प्रेजेंस है किसका, पायरोजन या फिर एंडोटॉक्सिन या फिर बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो इफ़ पायरोजन और बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट इन द सैंपल टू बी टेस्टेड देन इट इज़ कंबाइंड विथ लाइसेस ऑफ शू और स्क्रैब टू फॉर्म कोगुलेस। मतलब अगर यहाँ पे किसी तरह का पायरोजन या एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, वो कंबाइन होता है लाइसेट से, और लाइसेट से कंबाइन होने के बाद में वो कोगुलेस फॉर्म करता है। कोगुलेस मतलब उसको कोगुलेशन फॉर्म करता है, वहाँ पे जो सैंपल है वो क्लॉट हो जाता है, और वो क्लॉट होने की मदद से हमको ये देखने को मिलेगा कि उसमें अगर वो क्लॉट होता है तो हम ये कहेंगे कि सैंपल में प्रेजेंस है एंडोटॉक्सिन, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन या फिर पायरोजन, और अगर नहीं है तो हमारा सैंपल फ्री है। फिर उसके बाद में कोगुलेस हाइड्रोलाइज अ स्पेसिफिक बॉन्ड ऑफ कोगुलेशन प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड, लेट्स प्रोड्यूस द लेट्स प्रोड्यूस द जिलेटिनियस क्लॉट, मतलब दैट इज क्लोग्यूलिन। मतलब अगर वहाँ पर किसी तरह का हमारे सैंपल में कोगुलेशन एंडोटॉक्सिन, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन या पायरोजन प्रेजेंट है तो वो जिलेटिनियस फॉर्म में, ऐसे जिलेटिनियस फॉर्म में वो वहाँ जो सैंपल है वो फॉर्म होगा, वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दैट इज़ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय पेरेंटल प्रिपरेशन, मतलब ऐसी कंडीशंस हमको मेंटेन करने की रखनी है पेरेंटल प्रिपरेशन की। सो इन दैट पेरेंटल्स आर द प्रिपरेशंस दोज आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ब्लड, हेंस दे मस्ट बी हार्मलेस एंड फ्री फ्रॉम फिजिकल कंटेमिनेशन, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ एंड बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स। मतलब कि जो पेरेंटल्स है वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको डायरेक्टली, ऐसी चीज़ें जो कि हम डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो वो क्या होना चाहिए कि वो हर तरह से फ्री होना चाहिए और वो हार्मलेस होनी चाहिए, वो फ्री होनी चाहिए फिजिकल कंटेमिनेशन से, केमिकल कंटेमिनेशन से और बायोलॉजिकल टॉक्सिन से। तो इसके लिए जो कंडीशन है, सो दीज आर द फॉलोइंग कंडीशन टू मेंटेन और फुलफिल बाय द पेरेंटल प्रिपरेशन। इन दैन द फर्स्ट इज इट शुड बी अ क्लियर सोल्यूशन, मतलब जो सोल्यूशन है वो क्लियर होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। मतलब जो हमारा प्रिपरेशन है वो हर तरह के सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल से फ्री होना चाहिए, और जो सोल्यूशन इट शैल बी फ्री फ्रॉम इनर्ट गैस, जो इनर्ट गैस है उसमें किसी तरह की गैसियस सब्सटेंस का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, और वो जो है वो आइसोटोनिक होना चाहिए, उसका आइसोटोनिसिटी मेंटेन होना चाहिए जो हमारी बॉडी के प्लाज्मा से। एंड द सोल्यूशन मस्ट बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट, जो सोल्यूशन है वो नॉन टॉक्सिक और नॉन इरिटेंट होना चाहिए, और वो नॉन पायरोजेनिक होना चाहिए, मतलब वो हर तरह के पायरोजन से फ्री होना चाहिए और वो स्टेराइल होना चाहिए। सो हेयर वी स्टॉप, एंड इन द नेक्स्ट लेसन we will discuss about manufacturing of non-sterile product. Thank you.